जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द एक्सपीरियंस मैटर के नए एपिसोड में। आज जिस शख्सियत को हम आपके सामने लाए हैं, उन्होंने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से अपना करियर शुरू किया है और आज एक कंपनी के फाउंडर हैं और पिछले 10-15 सालों से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेवल पे वो चला रहे हैं। आज हम अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया है को फाउंडर एंड CEO ऑफ मिडकैट एडवाइजरीज। ही इज़ अ वेटरन. He started his career as a marketing executive in Electrotham. Then he joined the Indian Navy and retired as a lieutenant commander from there. He is also the advisor for the All Mills and ZimMax. He is an independent director. He is a TEDx speaker and alumni of Stanford University. तो आइए वेलकम करते हैं पवन सर का। पवन सर, स्वागत है आपका द एक्सपीरियंस मैटर्स में। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। और फर्स्टली आई शुड रियली अप्रिशिएट आप जो कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सिक्योरिटी इंडस्ट्री में अवेयरनेस बढ़ाएं और स्टोरीज़ बताएं कि कौन किस लाइफ से गुजरा है और कहाँ किस मकाम पे पहुँचे हैं। और ये स्टोरीज़ इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर यंगस्टर्स और सब लोगों को सुनने को मिलती है तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन द वर्क विच यू आर डूइंग। थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक यू वेरी मच सर। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, ग्लोबली जानते हैं, बट मैं थोड़ा बेसिक से शुरू करना चाहूँगा। अगर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे शुरू किया। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने इंडियन नेवी ज्वाइन की और फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एज अ को फाउंडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे शुरू किया बेसिक से? कहाँ से, व्हेयर इज योर birthplace and how you came out from by birth I am गुजराती। तो गुजरात में मेरा बर्थ हुआ था, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग जो बचपन, स्कूलिंग और सब दिल्ली में हुई थी। और उसके बाद मेरा हायर एजुकेशन और कॉलेज गुजरात से हुआ था। तो जैसे एक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली होता है, एस्पिरेशंस माँ बाप के जो होते हैं कि बेटा बेटी जो भी होंगे तो इधर उस टाइम पे, मैं आज से ऑलमोस्ट 30 साल पहले की बात करूँ तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। करेक्ट, ठीक है। सो वही थे सेम सपने मेरे माँ बाप के भी। और उस टाइम कितने आप अच्छे हैं स्टडीज़ में उसके ऊपर डिपेंड करता था आप इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो मैंने बहुत मेहनत की डॉक्टर बनने की। मैंने अपनी हैंड राइटिंग भी बहुत ख़राब की, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं थे तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो नेक्स्ट ऑप्शन तो इसलिए मैंने मेरी बहुत ख़राब हैंड राइटिंग है। सो मैंने बहुत मेहनत किया था उस पर। सो मैं खराब करने पे ताकि डॉक्टर बन जाए। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंजीनियरिंग लिया। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग किया। तो जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखा था तो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में पता चल गया था कि इंजीनियर मैं बन जाऊंगा, लेकिन बहुत ख़राब इंजीनियर बनूंगा। तो मुझे पता था, तो दैट इज़ नॉट द फील्ड। बट उस टाइम चॉइस बिल्कुल। सो चॉइस नहीं थे तो आपको करना पड़ता है। तो यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड एंड यू हैव टू पास। ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर डिसेंट विद स्टडीज, यू ऑलवेज pass with good marks and things, but I know that was not what I meant to be। तो मुझे पहले से मालूम था, बट उस टाइम ऑप्शंस नहीं होते थे और इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि आप कुछ और कर सकें। सो वी हैड टू कंटिन्यू विद दैट। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आपने एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का आपने एक जॉब। हाँ, तो टिपिकली बिकॉज इंजीनियरिंग अच्छी नहीं थी, लेकिन बोलने में ठीक ठाक, इंग्लिश ठीक ठाक थी, गुजराती तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो वो ठीक ठाक था। तो ऑप्शन वाज नॉट इंजीनियरिंग में, टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग में, तो ऑप्शन वाज सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैं स्टार्टेड माय करियर इन अहमदाबाद इन अ कंपनी कॉल्ड इलेक्ट्रोथम। एंड वहाँ पे मैं इंडक्शन फर्नेसेस बेचता था सारी कंपनीज में और फैक्ट्रीज में, और जहाँ पे सारी फाउंड्रीज में वो काम करता था मैं। तो 1-1.5 साल तक मैंने वो काम किया। फिर वहाँ से इंडियन नेवी कैसे? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक ये गुजरात में अगर आपने देखा होगा कोई फौजी नहीं होता, कोई नहीं होता, बहुत लिमिटेड से मिलते हैं। तो गुजरात से ये प्रेफर्ड चॉइस ऑफ करियर होता नहीं है। और मैं बात कर रहा हूँ ईरा की, जब गूगल नहीं हुआ करते थे और कुछ नहीं हुआ करते थे, कोई अवेयरनेस ही नहीं थी इस बारे में। करेक्ट। सो मैं मेरा फर्स्ट जॉब के बाद मैं सेकंड जॉब कर रहा था अंकलेश्वर में। अच्छा। तो एक मिरांडा टूल्स करके कंपनी है, तो वहाँ पे एक क्वालिटी एश्योरेंस में मैं जॉब कर रहा था। सो एक दिन मेरी मदर का फ़ोन आया मुझे। तो उन्होंने एक अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था कि मैं मेटलर्जी किया, मैंने बी मेटलर्जी। सो बी मेटलर्जी मैकेनिकल, और उसके लिए इंडियन नेवी में एक
ओपनिंग आई है, तो मतलब तो उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट है क्या, तो मैं बोला भर दो, तो उन्होंने मेरा फॉर्म भर दिया। अच्छा, पेरेंट्स ने? हाँ, पेरेंट्स, मदर ने एक्चुअली, मदर ने इनिशिएटिव लेके मेरा फॉर्म भर दिया। तो फॉर्म भर के मैं तो भूल गया, बिकॉज टिपिकली क्या होता है इंजीनियरिंग के बाद MBA करते हैं, तो मैं अपना MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और मुझे एडमिशन भी मिल गया था MBA में विद्यानगर में, तो मैं MBA ज्वाइन करने वाला था और उन्होंने फॉर्म भर दिया मेरा। तो फॉर्म भर दिया तो फिर भूल गए। तो उसके बाद थोड़े दिन बाद एक लेटर आया घर पे कि आपका SSB इंटरव्यू है भोपाल में और आपको रिम्बर्स किया जाएगा। तो और मेरा जॉब मैंने रिजाइन कर दिया था और मेरा MBA स्टार्ट होने वाला था। मैं बोला कुछ नहीं करने के लिए चले जाते हैं बीच में। हाँ। तो फिर चले जाते हैं, तो मैं चला गया। तो मुझे तो बिकॉज मैं तो कभी आर्मी नेवी एयरफोर्स का कोई ना बैकग्राउंड, ना कोई किसी को देखा, ना किसी से मिला, तो मैं वहाँ चला गया। तो जैसे मैं भोपाल में पहुँचा, मैंने देखा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बोला किसके लिए पढ़ रहे हो? कहते हैं इसी के लिए जिसके लिए तुम आए हो। मैं बोला अच्छा, इसके लिए भी पढ़ाई होती है? तो मुझे पता ही नहीं था ये सब तो होता है। तो मैंने फिर देखा सब पढ़ रहे थे, तो मुझे भी टेंशन आ गया कि ये कुछ होगा, कुछ देखा होगा। फिर SSB इंटरव्यू स्टार्ट हुए, 3-4 दिन का इंटरव्यू था, पूरे बैच आई थिंक कुछ 32-35 लोगों का बैच था। तो मैं आई वॉज अ स्पोर्ट्समैन बचपन से, आई वॉज वेरी गुड विद स्पोर्ट्स, तो मेरा फिजिकल फिटनेस ये सब वाज नॉट अ प्रॉब्लम। स्पीकिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज MBA के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कैट की एग्जाम, सो स्पीकिंग, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पहले से थे, सेल्स में थे, तो इंटरेक्शन वाज नॉट अ प्रॉब्लम। इसका कोई आइडिया नहीं था, तो सारे साइकोलॉजिकल ये सब दे दिए विदाउट एनी प्रेशर और बैकग्राउंड और इवन आइडिया। और उसने 3-4 दिन बाद आके रिजल्ट अनाउंस किया, तो मेरा जर्सी नंबर 1 था। तो कहते हैं I'm announcing the results. Number of candidate passed in this batch. Jersey number 1. Thank you, and वो चले गए। अच्छा, बस एक ही? बस एक ही। तो एंड सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगे। मुझे बोला क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं हुआ क्या। तो व्हाट हैपेंड, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज देयर। तो मैं भी एक्साइटेड और सब कुछ अच्छा लग रहा था। तो मैंने घर पे कॉल किया। तो उस टाइम तो वो STD PCO से कॉल होते थे, तो मैंने कॉल किया। तो माय फादर वाज वेरी हैप्पी कि कहते तो करोगे क्या? मैं बोला मुझे नहीं पता है क्या करोगे। तो मैं बोला अच्छा, ये एडमिशन तो हो गया, अब इसमें करना क्या है, नो आइडिया। उसमें किस में एडमिशन हुआ है, नो आइडिया, बिकॉज कोई क्लू नहीं था, बैकग्राउंड कुछ नहीं था, कोई कनेक्ट नहीं था। तो मेरा हो गया। तो उसके बाद मैं वापस बड़ौदा आया। फ्रेंटिकली मैं ढूंढ रहा था किसी फौजी को ढूंढूं कि पूछूं ये होता क्या है, मेरे को एडमिशन मिला किस में है, या मेरा सिलेक्शन हुआ किस चीज़ में है, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं बोला ये तो मैं बोला ठीक है, लाइफ मैंने हमेशा लाइफ ऐसे जी है कि ठीक है, लेट्स देखते हैं क्या होता है, फिर एक्सप्लोर कर लेंगे। तो उतने में हरियाणा में क्या होता है, मतलब देखी जाएगी बिल्कुल देखी जाएगी बिल्कुल। तो मेरा एडमिशन हो गया MBA में। मैं भूल गया नेवी के बारे में। मेरा एडमिशन में MBA में ज्वाइन कर लिया। उतने में 1 महीने में मेरा कॉल लेटर आ गया। अच्छा। तो मतलब MBA तो स्टार्ट हो गया है, अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मतलब चलो एक्सप्लोर तो कर लेते हैं, वापस आके फिर कर लेंगे MBA, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। तो गोवा में नेवल अकेडमी में मेरा वो था। तो मैं चला गया एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर माई लाइफ चेंज्ड एंड दैट इज़ वेयर द एंटायर लाइफ, द वे आई लुक्ड एट लाइफ was very very different. I think I'm so thankful for all the things which happened. मैं देखता हूँ लोग इतनी मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए, और वो मुझे बिना मांगे और बिना मेहनत किए मुझे मिला। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, जो मुझे लाइफ में मिला, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ हेल्प्ड मी टू बिल्ड माई एंटायर करियर अहेड। तो फिर सर आपने नेवी से आई थिंक 7-8 साल का शॉर्ट सर्विस में तो वहाँ से आपने फिर आपको क्या, मतलब आपको क्या इंस्पायर किया कि आप एज अ सिक्योरिटी में एक एडवाइजरी फॉर्म जो है वो आप तो अगेन जैसे मैंने बोला मेरी लाइफ में चीज़ें होती हैं, मैं प्लान नहीं करता हूँ। तो जब नेवी छोड़ रहा था, इट वाज बैड टाइम्स इन इंडस्ट्री, 2004 की बात कर रहा हूँ। तो एंड स्पेशली उस टाइम कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर, अब देखेंगे आप जो वेटरन्स छोड़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, AM के कोर्सेज हैं, इतने सब नेटवर्क्स हैं, बहुत सारा कुछ है। उस टाइम कुछ भी नहीं था, और नेवी इससे भी छोटा होता है तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने MBA किया था मेरा जमनालाल बजाज से while फिनिशिंग नेवी। सो वहाँ पे मेरा एक कोर्समेट था, तो उसने बोला कि महिंद्रा में एक कंपनी है, हमारा डिवीजन है, वो कुछ यंग वेटरन्स को ढूंढ रहे हैं कुछ है। तो मैं बोला ठीक है चले जाते हैं, इंटरव्यू देने में क्या जाता है। तो मैं ऐसे ही फौजी था, कुलाबा में रहता था, कभी मुंबई मेरे लिए
सबसे बॉम्बे सेंट्रल तक खत्म हो जाता था, उससे आगे तो मैंने बॉम्बे कभी देखा ही नहीं। कोलाबा से बॉम्बे सेंट्रल से आगे कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो उस कंपनी का नाम था महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, विच वॉज हेडेड बाय कैप्टन रघुरामन। एंड सो एक सैटरडे था, तो मैं इंटरव्यू देने के लिए चला गया। तो मैं एज अ गुड फौजी, वेल ड्रेस्ड एंड वॉट एवर जो अपना प्रोसेस होता है, मैं चला गया। सो दैट कंपनी वॉज इन टू साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, which was called information security. Physical security was a part of it. That time it was in cyber security. Wow. Yeah, it was. So it was a division which was focusing more on the information security. That time, अब cyber तो अभी नाम आया, पहले तो information security था, तो predominantly information security में था, and they were looking for people who have a security background and this kind of a thing, and it went really well. It was an hours this thing. 1 घंटे का इंटरव्यू था, 4-5 लोगों ने मुझे ग्रिल किया एज अ टिपिकल प्रोसेस, एंड वापस मैं आ रहा था ट्रेन में। बाय द टाइम आई वेंट टू चर्च गेट पे, मैं उतरा अपने घर जाने के लिए, मेरा ऑफर लेटर आ गया था। ओह वाह। हाँ, तो अब ऑफर लेटर आ गया, तो अब मेरे को डिसाइड करना था मैं परमानेंट कमीशन में जाऊँ या मैं रिज़ाइन करूँ। तो मैंने बोला अब देख तो लिया है, फौज मेरा 7 years नेवी में ज्वाइन कर लिया है, तो लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट वर्ल्ड ऑल्सो। सो आई रिजाइंड एंड फॉर्चुनेटली आई वाज रिलीव्ड इन 30 days. Wow. It was there, and then I joined Mahindra Special Services. So it was the starting of that organization. 1 साल ही हुआ था. So it gave me amazing exposure. The team which was there, a very very competent team, amazing setup. Concept was very very good, very very good, and that is where I learned everything about cybersecurity. Technical VAPTs and all the cyber security, what we call आज जो बोलते हैं इसको, and that is where my entry to the corporate security in that sense of physical security, resiliency, cyber security, that is where my exposure happened, and it was a fantastic exposure, and the kind of teams which were there were, and the teammates, I think most of them are doing so well in their life aaj bhi, and that has been a great experience. So I joined as a consultant, so मतलब जो consultant जो basically project Mahindra SSG में, तो as a who basically delivers projects and team members होते हैं वहाँ से, and then I slowly grew into that role, and by default became the head of operations of that setup. Nice. So हमने almost 7 साल तक Mahindra SSG में work किया. That was what you said, the base or the foundation for the corporate life. It was not a direct corporate, it was also a semi-Fauji organization to help me to graduate into the corporate. Head was all most of the time, so it really helped in transitioning. It was very very helpful on that. Right. तो सर अगेन मिडकैट की स्टार्टिंग अभी रह गई है शायद। अभी हाँ बिल्कुल। So that is where in 2008 I met a very dear friend, Colonel Sam, because he joined Mahindra SSG as a head of physical security, and I was he joined Mahindra Group. Same. Same organization. So we were 2 business heads. Okay. So I was heading the information security division, and he was heading the physical security division. Okay. So हम साथ में थे, तो we were a team, and we really clicked very well because there were so many things for us to learn from each other. So I had some experience in corporate world more than him, but he had much more experience than me. Level के ऐसे on other aspects, on leadership aspects, on this thing. So we actually become very good friends, and that's where and also we had very very great complementary skills. Absolutely. So we worked closely very well together. Usually corporates में आपने देखते नहीं, business heads don't get along so well, but we really got along really well, and it really helped, and so काम करने में बहुत मजा आया साथ में। फिर कुछ चेंजेस हुए लीडरशिप लेवल पे महिंद्रा स्पेशल सर्विसेज में, एंड जिसकी वजह से आई थिंक इट वाज नॉट द सेम. Okay. And at that point of time, Sam sir had left, and he wanted to do something, and he was exploring what he wants to do in life. So he said, why don't you join?
Okay. सो मेरा कोई मूड नहीं था ऐसा, मतलब बिजनेस में जाने का ऐसा कुछ वैसा कोई प्लान नहीं था, बिकॉज आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद व्हाट आई वाज डूइंग. आई वाज ग्रोइंग, I had a team, I was doing well, everything was good, so there was no reason for me to leave the organization. But yes, the things were not very what is it, the chemistry and the kind of team which was not very great at that point of time. Yeah, he's a very smart guy, Sam sir is well. So he didn't push me to join, so he pushed my wife. Oh. So because we were family friends. Okay. So my son at that time was small, and so my wife she would go for walks नीचे जैसे होते हैं, तो सैम सर ने छोड़ दिया था, और तो वो जैसे वॉक पे जाती थी वो उनके साथ वॉक पे चले जाते थे. तो एंड उनको पूरा मेरी वाइफ को उन्होंने कन्विंस कर दिया, एंड शी कन्विंस मी दैट यू शुड ट्राई. स्ट्रेटेजिकली खेला, उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली खेला था, उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजी खेला. तो मैं भी बहुत डिसीजन लेने में लूँ नहीं लूँ, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मतलब बहुत डिलेमा था. मतलब वो एक डिसीजन होता है ना. करेक्ट. इट्स नॉट एन इजी डिसीजन, क्योंकि आप एक स्टडी लाइफ जी रहे हो, एकदम से चेंज करना है. तो एक दिन उसने बोला आज छुट्टी ले लो. मैं बोला क्या हो गया, आई थिंक कुछ वर्किंग डे. अच्छा, मैम ने बोला हाँ तो आज छुट्टी लो. तो मैं बोला ठीक है छुट्टी ले लेते. तो कहते पिक्चर देखने चलेंगे. मैं बोला अच्छा. तो मैं बोला अच्छा चल रहा है, चलो चलने दो. तो हम मूवी देखने गए. तो मूवी एंटर कर रहे थे, उससे बोला before we end the movie, I don't care you watch the movie or not. Yeah. You have to decide whether you are joining Sam or continue in Mahindra. I don't want to listen to this every day. करूँ नहीं करूँ, डिसीजन अभी लेना है. तो मुझे मूवी पता ही नहीं कौन सी थी वो. इतना प्रेशर में था कि मुझे डिसीजन लेना है. सो एंड ऑफ द मूवी आई सेड ओके आई एम ज्वाइनिंग, let me explore, because उस टाइम पे मेरे career wise I was in such a good position. Absolutely. That all big fours everywhere, I had offers from everywhere, but I thought वहाँ तो है ही ऑप्शंस, अगर नहीं हुआ तो कर ही लेंगे. तो चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं. तो आई थिंक आई वेरी thankful to my wife Nupur, which she really supported and helped me to make a decision, because sometimes you don't take decisions based on that. So it was that's how the decision was taken, and I think rest is history. I think अभी सितंबर में हम 15 साल हो जाएंगे. Wow, congratulations. And it still looks like we have just started. We have just started, and there are so many things to actually do. अभी तो लगता है अभी तो शुरू ही हुआ है. बट थैंक्स फॉर दिस इन्फो सर. बट जैसे आपने शुरू किया होगा, और उस टाइम पे तो कंसल्टेंसी को कौन जानता था, सिक्योरिटी के प्रति इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और अवेयरनेस भी नहीं थी लोगों में. तो बहुत प्रॉब्लम आई होंगी आप लोगों को. सी अगेन प्रॉब्लम बिल्कुल आई थी. कैसे ओवरकम किया? आई थिंक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट था, दैट इंडिया वॉज चेंजिंग. इंडिया वॉज बिकमिंग पावरफुल धीरे धीरे, मतलब 2010 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ. एंड व्हाट वाज हैपनिंग वाज वी वर सीइंग ओनली foreign companies or big consulting companies in India. There were not many Indian companies. Correct. And we were very uncomfortable. How can somebody fly from Australia to do a hotel assessment in BKC in Mumbai? Doesn't make sense. Doesn't make sense. Absolutely. So it was more of that. We have same competency, we have same expertise. Why can't we really advise this thing? And by that time, with experience of Mahindra and all this thing is there, we have realized the ecosystem में जान पहचान हो गई थी. सबको same problem था, लेकिन alternatives नहीं थे. Correct. Everybody had to go with big boys of the global companies. सबको मालूम है जो names हैं is there. So I think we saw a gap, and there was an opportunity that you need Indian players, genuine players, and genuinity comes with consistency. Absolutely. With your brand, you cannot fly by night operator. So हम जाएंगे किसी के पास तो धंधा कोई नहीं देता था, बिजनेस कोई नहीं देता था. वही एक चैलेंज है. और वही so we knew this, it is going to happen, but हमारा needs भी कम था. So because हमने जब start किया, aim was not to earn. Earn should be. I'm not saying earning is not a first of all bad thing, but that was not the ultimate aim. Aim was to create a brand which is a global brand. So हमारे लिए journey ही लंबा था. तो हमारे लिए वो quarter या साल was never वो aim ही नहीं था कभी. So जैसे हमारे, and I'm very thankful to the fraternity and friends. We didn't know the amount of help and support we got. Absolutely. Was so overwhelming.
लोगों ने सामने से बुला के बोला कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्या हम दे सकते हैं आपको बिजनेस से। सो इतना अच्छा लगता है जब फ्रेंड्स हेल्प यू, बिकॉज एक सबके दिल में कभी ना कभी एक होता है कि हम अपना कुछ करना चाहिए। हाँ, सबके। एंड बिकॉज ऑफ वेरियस प्रायोरिटीज इन लाइफ पीपल कैन नॉट डू इट, एवरीबडी शुड नॉट डू इट ऑल्सो। ऐसा कोई वो नहीं होता है। तो लॉट ऑफ पीपल हेल्प्ड अस एंड वो धीरे धीरे हेल्प दिस थिंग। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज द टीम वॉज वेरी वेरी good, competent, the quality of output was also very very good। तो शुरू में आपने सिर्फ 2 ही लोगों ने शुरू किया सर? कैसे? 2 नहीं शुरू किया था। तो खुद ही जाते थे, खुद ही सब मतलब स्टार्टिंग में तो हमारे पास लैपटॉप नहीं था, तो हम प्रपोजल हम साइबर कैफे से भेजते थे, बिकॉज लैपटॉप बाय नहीं कर सकते थे, पैसे नहीं थे। अच्छा। सो स्टार्टिंग के प्रपोजल तो हमने वैसे साइबर कैफे से किए हैं। फिर हमने एक ऑफिस हायर किया था, तो पहले 10-15 दिन पे तो हमारे पास कोई स्टाफ भी नहीं था, तो खोल के सफाई भी हम सभी करते, सब कुछ खुद करना पड़ता था। फिर वी हैड द ऑफिस स्टाफ एंड ऑल दो। सो धीरे धीरे वहीं से सब स्टार्ट हुआ। Who was your first client, sir? हाँ, आई थिंक दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी है। और फर्स्ट क्लाइंट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक दिन बिकॉज हम महिंद्रा में थे, इसलिए सब हमको कॉल करते थे, लेकिन हमने जो एग्जिस्टिंग टीम थी उनको बोला था हम आपका एक भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। तो दैट वाज आवर इथोस के हम नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज रॉन्ग विच एवर वी हैव इंटरेक्टेड विद। अच्छा। बट एक बहुत पुराना क्लाइंट ने जो जिसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं था, तो उसने कॉल किया सैम सर को। तो उसने बोला हमें एक अच्छा, आपने बोला कि जो महिंद्रा के साथ जो महिंद्रा के क्लाइंट्स थे, आप उनको हमने जो डील किया हुआ है, हम जो डील कर रहे हैं उनसे हम नहीं करेंगे, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। इट्स नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और फिर अलग चीजें हो जाती है। मोरालिटी वाइज एथिक्स हमको एक्सेप्टेबल नहीं लगा वो व्हिच इज देयर, बट एटलीस्ट फर्स्ट 6 months विल नॉट engage with those, बिकॉज हमको पता है प्रपोजल हमने भेजे हुए हैं, इट डजंट मेक सेंस। बट ये बहुत पुराना क्लाइंट था जिसके साथ कोई डीलिंग नहीं थी, तो उन्होंने सैम सर को कॉल किया। उन्होंने बोला कि हमको एक इलेक्ट्रॉनिक बग स्वीप होता है, हम TSCM करते हैं, तो उसका रिक्वायरमेंट है। आप करते हैं? तो एज अ गुड कंसल्टेंट बोला हाँ करते हैं। तो हाँ, तो कहते हैं तो मुझे 4 बजे मिलो। अच्छा। तो ये मेरा ऑफिस एड्रेस है, आके मिल लो। तो सैम सर ने बोला हाँ। तो ये बात थी 10 बजे की, सुबह 10 साढ़े 10 बजे कॉल किया था, और वो मुंबई में थे। ये क्लाइंट गुड़गांव में था। अच्छा। हाँ, राइट। सो सैम सर ने तैयार हुए 15 मिनट में, जो भी थे एयरपोर्ट गए, टिकट लिया और दिल्ली पहुंच गए। अरे वाह। और क्लाइंट के रूम में मतलब 3:45 बजे ही सिंह, बट उनके पास सूटकेस था सैम सर के पास। हाँ। तो क्लाइंट कर्सी से पूछ लिया, तो आप कहीं ट्रैवल कर रहे थे? कहता हाँ मैं बॉम्बे में था। तो कहता है हमारी बात हुई तब आप कहाँ थे? कहता मैं बॉम्बे में ही था। तो कहता तो दिल्ली किस लिए आए? उसने बोला आपने मीटिंग के लिए बुलाया तो मैं आ गया। अरे वाह। तो वो इतना खुश हो गया। कहता है देखो मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया, ना मैंने आपसे कुछ मांगा, मैंने खाली मीटिंग मांगी, आप आ गए। कहता है कर्नल साहब यही चीज़ मुझे पसंद आ गई, मैं आज आपको धंधा दूँ या नहीं दूँ, मैं पक्का कोशिश करूंगा जो मेरे बस में बनता है कि आई विल डू समथिंग फॉर यू, which is there. And that was the level of commitment, and that is the ethos and the value system the organization started with. And we got the contract. We got the contract. अब contract मिल गया, हमारे पास तो कुछ था नहीं, तो अब हम ढूंढ रहे हैं, अब हम ढूंढ रहे हैं किससे करवाएंगे काम। तो फिर वो ढूंढा, ये किया, फिर हमने काम डिलीवरी हैपेंड मतलब बहुत अच्छे से, but that's how the first contract was. No, that's very nice, sir. Very nice. But मतलब जो फर्स्ट आपका एक्सपीरियंस होता है किसी भी आपके काम जब शुरू करते हैं, that is वो आपको जीवन भर याद है। बिल्कुल। I also wanted to ask you, sir, what is the one defining moment in your career? I mean, which shaped your leadership approach, basically. Again, because this is one. मेरे decision, बहुत सारे मोमेंट रहे हर करियर में। Taking a decision to join Navy was a decisive moment for me, rather than getting into the normal corporate kind of thing. Getting into a business, leaving a very comfortable job was a defining moment of my career. So I think it has been various moments of various stages. I think I may not be able to have one single moment, वैसा नहीं बता पाऊंगा। ओके। तो अभी आप जैसे ग्लोबली आपने आई थिंक आप बोल रहे थे बच्चा भी आपका छोटा था, ट्रैवल्स भी बहुत होते थे, तो अब ग्लोबल भी ट्रैवल होता है, तो हाउ डू यू बैलेंस योर लाइफ एंड ट्रैवल एंड ऑल दोस थिंग्स? वर्क लाइफ बैलेंस बहुत हाइप्ड है मुझे लग रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस
ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से तो। बट अभी की जो जनरेशन जो जैसे देख रहे हो, मैं अपने हिसाब से बात करूंगा, लोग कैसे देखते हो, मतलब इट्स नॉट दैट। सो इफ यू लाइक समथिंग इट डजंट फील लाइक वर्क, एब्सोल्युटली, बट इट शुड नॉट बी एट अ कॉस्ट ऑफ योर फैमिली और समथिंग। वो श्योरली होना चाहिए, मतलब बिकॉज आपको अच्छा लगता है इसलिए कोई और सफर नहीं करना चाहिए उसके वजह से। दैट बैलेंस पक्का होना चाहिए। बट अदरवाइज वर्क लाइफ बैलेंस इज मोर अबाउट हाउ, आप सबके पास उतना ही टाइम है, उस टाइम में हम क्या करते हैं, उससे हमको क्या कंस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव नहीं है। करेक्ट। आपको अगर वर्क अच्छा लगता है तो आपको वो काम नहीं लगेगा, आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, आपको कंपनी पसंद नहीं है, तो आपको वो ड्रेडफुल लगेगा। सो आई थिंक इट्स बैलेंस इज मोर अबाउट योर मेंटल कंडीशनिंग एंड मेंटल compartmentalization नहीं बोलूँगा, but switching over, that are you able to give enough focus to other areas of your life, maybe your personal health, your family, your spiritual growth, your community growth, अगर आप दे पा रहे हैं तो you have a work life balance। otherwise आपको 9 to 5 जॉब है, मतलब लोग बोलते हैं 9 to 5 जॉब होना चाहिए, फ्राइडे सैटरडे संडे फ्री होना चाहिए। अगर फ्राइडे सैटरडे से आप सोते रहते हैं और नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं तो व्हाट इज द वर्क लाइफ बैलेंस? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस इन दैट। करेक्ट, इट हैज टू बी अ बैलेंस, इट डजंट हैव टू बी ऑन एंड ऑफ। एब्सोल्युटली। जो आपने ऐसे कौन से लेसन्स हैं, जैसे आपने बोला कि आपने तो जो आपके पास आता गया आप एक्सेप्ट करते गए और लाइफ हैपेंस, है ना, आपके लिए लाइफ होती गई। बट ऐसे कौन से लेसन्स थे जो आपने अर्ली स्टेज में जो सीखे, जो आपके लिए आज भी एज अ गाइड का काम करते हैं? आई थिंक बहुत सारे हैं। वन वॉज बी जेन्यून। जेन्यूनिटी शॉर्ट टर्म में नहीं आती। जेन्यूनिटी, द क्रेडिबिलिटी विच यू बिल्ड, द जेन्यूनिटी विच यू बिल्ड हेल्प्स यू अ लॉट। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस एंड उसमें एक खराब चीज कैन ruin द होल थिंग, बट अच्छा करने के लिए आपको मल्टीपल अच्छी चीजें करनी पड़ती है। सो कंसिस्टेंसी एंड जेन्यूनिटी, जिसको हम ऑथेंटिसिटी भी बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सच बोलना, जो भी कंडीशन है। देखो, सच झूठ इज अ वेरी पर्सपेक्टिव। तो मैं मेरे लिए जो सच है वो किसी और के लिए ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। तो वो ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऑथेंटिसिटी नॉट इन योर behavior or the way you do, how other person perceives you. Absolutely. If the other person perceives you fraud नहीं है या this is a genuine, this is there, then people, because एक concept है कि you always like to work or talk to people who you like. It is nothing to do with product, services. आपको उन लोगों के साथ ही अच्छा लगता है जो इजी होते हैं, राइट? प्रोडक्ट भी देख लो, आप मोबाइल फोन भी लोगे जिसको सबसे अच्छा फोन होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है या एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, आप नहीं यूज करोगे। एब्सोल्युटली। यू वांट सिंपलर एप्लीकेशंस, यू सिमिलरली यू वांट सिंपलर पीपल। करेक्ट। लोग सिंपलर होते हैं, आप उनके साथ व्हाट यू सेड प्रेडिक्टेबल होते हैं, तो आप उनके साथ जेल कर पाओगे। अगर प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो आप जेल नहीं कर पाओगे। और बिजनेस भी आप उन्हीं लोगों के साथ करोगे या हायर भी आप उन्हीं लोगों को करोगे जो इजी होते हैं आपके लिए। आप कभी भी डिफिकल्ट लोगों के साथ जेल नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये बहुत बड़ा लेसन था मेरे लिए, दैट एनी एनवायरमेंट यू गो, डोंट बी अ ट्रबल मेकर। दैट डजंट मीन के जो सामने वाला कर रहा है करो, that doesn't mean that. Correct. You can do what you want to do, but don't create troubles. You should be a problem solver, not the problem maker. Otherwise लोग अपना importance या वो करने के लिए they become more everything, they सब कुछ में अड़ जाते हैं। हाँ, वो अपना importance दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं होता है। आप अपना importance बिना अड़े भी किसी का problem solve करके भी कर सकते हैं। So if you are able to solve others' problems in any walk of life, personally, professionally, in community, everywhere, I think you will be, that trait or that value will be much appreciated, and it is a long-term value for you. Is there? Right. We'll move this our discussion little bit on the security aspect side. बिल्कुल। इसे आप ट्रैवल करते हैं, पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, आपका वर्ल्ड में सिक्योरिटी ट्रेंड्स क्या आप नोटिस कर रहे हैं, जो डिफरेंस है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और उसमें एशिया या इंडिया में क्या मेजर डिफरेंसेस अब तक आपने ऑब्जर्व किया? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम्स है सिक्योरिटी के लिए।
सिक्योरिटी प्रोफेशनल का जॉब खतरे में नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर डाइवर्स, डिफ्यूज्ड एंड बहुत एमॉर्फस हो गया, बिकॉज शेप बहुत जल्दी चेंज कर रहा है। सडनली ट्रम्प है एंड पॉलिसी चेंज हो जाते हैं। सो एंड बहुत सारी, ट्रम्प इज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसा बहुत सारा हो रहा है। कौन आपका फ्रेंड है कौन नहीं है, पहले क्या था, फिक्स था, आइदर यू आर अलाइंग विद either Americas or Russia and you had clear friends, clear enemies वो था। अब वो line blur हो रही है। Your supply chain is going through various countries which some are friends, some are not friends. Your dependencies is on your adversaries। कि dependent है वो आप उनके ऊपर। So it's very very complex. So it is not that easy. So geopolitical changes are so, and they are fast. They are drastic. So पहले क्या होता था, usually most of the countries usually have leaning governments, either they are leaning towards left or leaning towards right. Now you are having extreme right or extreme left, and एक regime change होता है, right to left हो जाता है, and the whole principle, policies, everything changes. So I'll not say security, the whole dynamics of business operations is changing in the world, and because of that the security architecture is also changing drastically, right? So world itself is in a state of flux and it's a multipolar world. पहले क्या था, there were power centers, correct. अब power centers नहीं है, अब different चीज के लिए different power centers decentralize हो रही है, decentralize है। टेक्नोलॉजी के लिए power center अलग होगा, और दूसरी चीजों के लिए consolidate हो रही है, business wise चीजें different sectors wise अलग अलग हो रहा है, तो polarize हो रहा है। Asia is in a very great state, okay, because with EU not performing or difficult to revive state में, and other countries not that strong, like America is not as strong as it was, is not the only superpower or which is there. Asia is the fastest growing continent, and in that, with China going slightly down, India is the place which is growing, and it is going to grow consistently for at least some years, definitely at least 5 to 10 years, 15 years, we don't have to worry about the growth of India the way it is happening. So it is an amazing time for India because investments are coming in the region, growth is happening in the region. Nobody talks about companies. If you go to Europe and other places, growth of 5%, 10%, 20% is not a realistic growth. In India, nobody talks about 10-15% growth. Correct. Everybody talks, we are companies growing at 40%, 50%, 30%, which is a very normal. I'll say more personally, increments में देख लो। यूरोप में अगर आप लंदन में जाओ, किसी को 2% मिल गया इंक्रीमेंट तो बहुत अच्छा होता है। 3% तो बहुत बढ़िया हो गया है। बहुत लोग तो सेम ही सैलरी पे उनके पास जॉब है, वही बहुत है, क्योंकि मतलब आपको निकाल नहीं रहे, वो इटसेल्फ इज एन इंक्रीमेंट। करेक्ट। इंडिया में आप किसी को 5% इंक्रीमेंट देके देख लो, नेक्स्ट रिजाइन देते हैं आपको। सो बहुत डिफरेंट है, द पर्सपेक्टिव्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, बट ये चलने नहीं वाला कंटिन्यूसली। सो दिस इज गुड, बट दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर सम इयर्स, बिकॉज इट इज नॉट सस्टेनेबल। यू कैन नॉट बी हैविंग योर कॉस्ट increase जो चाइना में हुआ। So we are in the same state what happened in China US back. The cost of labor in China was very less, but because of this 15%, 20%, 10% growth in 20 years, now Chinese have become expensive. Which is there, and that is same which is going to happen to India. We have a huge cost arbitrage advantage, India, but it is slowly getting, because they are not getting increments and we are getting great increments. So the gap is reducing. And the moment this gap is small, people will not outsource. If 20% का ही फर्क पड़ रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, तो मैं क्यों करूँगा? And nationalism is also picking up के अब जब हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ट्रम्प टैरिफ बढ़ाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। क्यों? सेम ही चीज कर रहा है ना, he is also doing the same thing. He is saying America first, we are saying India first. Correct. It's the same thing. So we are in a great state. We have to sustain this arbitrage and this advantage. We have a demographic advantage. Average age of Indian is 28 years. Correct. Chinese are old. So age advantage है, cost advantage है, human capital advantage in terms of educated people are there, English speaking people are there. So ये बहुत बड़े बड़े advantages हैं इंडिया में. Right. So but हमको उसको leverage करना पड़ेगा, तभी ये sustainable growth होगा. And it is not going to be like this ever.
हाँ कुछ एक पीरियड आएगा 10-15 साल बाद जो चाइना के साथ हो रहा है वो हमारा भी हाल भी हो जाएगा, होने लगेगा. So that is what I feel is a state currently in a business sense of this thing, and same state happens in security. अगर security में देखेंगे आप, पहले कोई भी MNC का कोई regional head या global head कभी Indian नहीं होता था. हाँ अभी इंडियन है. 10 साल में देखिए कितने सारे एशिया पैसिफिक हेड्स और रीजनल हेड्स आर इंडियन, बिकॉज दे आर रियलाइजिंग दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट, इक्वली एजुकेटेड, समटाइम्स इवन मोर competent than the global counterparts. So they are taking on, they are आज से 10 साल पहले सिंगापुर में आप जाओगे तो एक भी आपको इंडियन CSO नहीं मिलता था. हाँ 15 साल पहले देख लो, हार्डली एनीथिंग. अभी आप जाइए, there are so many of them which is there. इंडिया में देख लीजिए, most of the people have at least the regional responsibilities. Yeah, correct. Which are there. So many people are doing so well in the security fraternity. So I think great times for security professionals. Thanks. I think security वालों को भी डरने की जरूरत नहीं है. But I think one thing which I feel, और जैसे आता रहता है अभी उसमें, कि security now बहुत सालों से डिस्कशन चल रहा है, अभी आज का नया डिस्कशन नहीं है. बट अभी तो प्योरली सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, फिजिकल सिक्योरिटी में बात करें, नाउ दे नीड टू ओपन देयर होराइजन एंड स्टार्ट डूइंग दिस साइबर थिंग आल्सो पैरेलली. सो आई थिंक इज नॉट रीसेंट, बिकॉज आई कम फ्रॉम साइबर बैकग्राउंड. करेक्ट. मैं फिजिकल में आया हूँ, आई एम द रिवर्स माइग्रेशन. सो मैं तो पहले से साइबर देख रहा था, एंड आई वाज सीइंग हाउ आर दे मैन्यूवरिंग द CISOs, द वे दे मैन्यूवर. This was the same state of CISOs. CISO को कोई पूछता नहीं था. अच्छा. 20 साल पहले है. कोई पूछता. CISO is a very important. CISO is a very powerful thing because they manage their positions very, very well. The biggest difference between CSOs and CISOs, I've spoken to a lot of global CISOs also. The one big difference is, apart from all other things, we do not have data. India. Data globally. Okay, globally. Data means our decisions are not based on data. Our decisions are based on perception. Because मेरा 20 साल का आर्मी का एक्सपीरियंस है, या मेरा 10 साल का रिलायंस का एक्सपीरियंस है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, we think 20 years of security, we are based on that. But CISOs change their whole perception based on data and technology, because of course it was easier for them. That is not changed in physical security a lot. Our decisions are still not data driven. There's more of incident driven, more of experience driven. So I was this thing for 30 years, so it's a myth. How can you do security assessment well because you have 30 years of experience? Because 30 साल पहले कुछ काम हुआ, जरूरी नहीं है कि आज जरूरी नहीं. और दूसरा क्या है, आपका एक माइंड है ना. If I use technology, AI, the platforms which are there, I am using millions of brains. So I can have a much better insight. I can do it much better with less experience. Correct. Also. So experience has lost its relevance. And if we don't change as physical security professionals in this space, I think that is going to be one of the biggest worries for this industry. And that is what I feel sometimes, because by nature we are very regimentalized. Yeah, correct. I'm not saying you are from army or not from army or from Fauj hai ya kahin aur se. The way security professional thinks is a very regimentalized way of thinking. Yeah, absolutely. It's a very hierarchical way of thinking. Because I'm on the top, I can think better. Yeah. ऐसा नहीं होता है. Correct. ऐसा नहीं होता है. If we have to democratize the whole thing, we have to take insights from our young team members, the young professionals which are coming up, because they have learned new things, they can understand, they can work with data much better than all of us, which is there. And that is where I feel is a big good idea can come from anywhere. So yes, we have to respect that good idea can come from any place and any level. Is there, and that is what is going to help us to do our job better comparatively. Is there, and also we are protectors of brand, people and asset. Correct. CISO does the same thing. There is no difference. Absolutely. They are also protecting brand data. And the same. So I don't think so it's anything different the way they would do it. Because when in my mind I can see both the domains very clearly. Is exactly they also have layered defense, we also have layered defense. उनका भी perimeter होता है, firewall होता है, हमारा भी perimeter होता है. उनके भी endpoint security होती है, हमारे भी access control होते हैं. Is exactly the same. The controls are different. Terms and terminologies are different. बाकी कोई फर्क नहीं है.
इज एग्जैक्टली द सेम. सो एक ये मिथ हटा दें कि साइबर कोई बड़ा सा हुआ है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ कॉमन सेंस. अगर वही प्रिंसिपल्स हम फिजिकल सिक्योरिटी अप्लाई करेंगे साइबर सिक्योरिटी पे और वाइस वर्सा, देयर इज नो डिफरेंस. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. बट दैट्स गुड थिंग सर, यू ब्रॉट इट आउट. एक छोटा सा मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर कोई फिजिकल सिक्योरिटी का एक प्रोफेशनल है, वो साइबर सिक्योरिटी में जाना था, क्या उसको टेक्निकली कुछ स्ट्रॉन्ग होना या कुछ उसका बैकग्राउंड बीटेक होना ऐसा कुछ जरूरी है? बिल्कुल. या उसके पास 15 साल का 20 साल का एक्सपीरियंस है फिजिकल सिक्योरिटी का एंड देन ही कैन? बिल्कुल नहीं है. बिकॉज आज एयरटेल का सीईओ पेप्सी का सीईओ बन जाता है. जब सीईओ बन सकते हैं तो सिक्योरिटी क्या चीज़ है? सही बात है. सो जो सीईओ बनते हैं पेप्सी के, उनको क्या एक्सपीरियंस है एफएमसीजी का? उनको क्या एक्सपीरियंस है? हम टॉकिंग एमएनसी की बात कर रहा हूँ. जब एट दैट लेवल, बिकॉज व्हेन यू आर एट दिस लेवल, द स्किल्स आर हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू यूज योर रिसोर्सेस, हाउ टू थिंक बिगर. सो you don't need to have technology knowledge. You don't have to be scared of technology. Correct. But इसका मतलब ये नहीं, security is a common sense. आप जैसे बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, उसके बाद आप सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वही होता है. बट हम उसको सिक्योरिटी को बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, इसलिए हमको वो डिफिकल्ट लगता है. बट अदरवाइज सेम है, कोई फर्क नहीं. अब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, इस लेवल पे अगर चेंजेस हो सकते हैं तो आई थिंक साइबर और फिजिकल में कोई रॉकेट साइंस नहीं. प्रिंसिपली तो दोनों सेम है. तो इट्स मच इजियर एक्चुअली टू ट्रांजिशन इनटू, बिकॉज़ मोस्टली टर्मिनोलॉजी आपकी अलग है. थोड़ा बहुत वो थोड़ा आपका फिजिकल है, ये आपका वर्चुअल है. बिल्कुल वही होता है. एंड एक्चुअली सेम है. एक्चुअली अगर देखने जाओगे आप इन डेप्थ जाओगे तो एक्चुअली एब्सोल्युटली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दिस डाउट सर, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सोच रहे हैं इसके बारे में से मैं भी एक हूँ, बट देखेंगे फ्यूचर में कैसे रहेगा. बट एक और सवाल मैं पूछना था, आर देयर एनी अंडररेटेड सिक्योरिटी थ्रेट्स which business should pay more attention to, जो अभी आ सकते हैं या I'll say other way around. Security should understand business better. The moment they understand business better, they will be able to identify threats. Right. अभी हम identify नहीं कर पाते because lot of people in our fraternity do not understand business. कल हमारा ओसाका मीटिंग हुआ था. Yes. उसमें जो किसने, मैं भूल गया नाम, किसने बोला था, unless you understand how to make profit, you will not be able to save loss. So बहुत बड़ा हेमंत बद्री उनके जो सप्लाई चेन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट तभी समझ सकते हो जब आप धंधा समझोगे, आप बिजनेस समझते हो किस बिजनेस पे. अगर आपको पता है प्रॉफिट कैसे बनता है, तभी आप लॉस बचा सकते हो. तभी आप सिक्योरिटी कर सकते हो. लॉस सिक्योरिटी इज बेसिकली लॉस प्रिवेंशन फंक्शन. सो तभी आप लॉस बचा सकते हैं. तो बिजनेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिजनेस समझेंगे तो नए नए थ्रेट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन ओनली वी विल बी एबल टू प्रिवेंट लॉस और व्हाटएवर, क्रिएट अ गुड पोस्चर. Otherwise will not be, and that is what I feel a lot of people in our fraternity fail to understand, because they are not motivated enough to understand business. मतलब वही है कि हर बिजनेस का अपना अलग रिस्क रहेगा, अलग थ्रेट रहेंगे, क्योंकि एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर आप सभी पे जनरलाइज नहीं कर सकते. Even in industry, security is a culture. Same industry में, e-commerce industry में, दो companies will have a very different security posture, will have a very different security spending. आप रिलायंस से आते हैं, रिलायंस की दो कंपनीज हैं. एक कंपनी का आप सिक्योरिटी पोस्चर देख लो और दूसरे का देख लो, क्यों डिफरेंट है? बिकॉज ऑफ द बिजनेस डिफरेंट. बिजनेस अगर सेम भी होता है, दे आर, अभी तो बिजनेस भी काफी सेम है, बट द सिक्योरिटी कल्चर ड्रिवन फ्रॉम द टॉप, द वे दे थिंक अबाउट सिक्योरिटी, द बॉसेस, द सिक्योरिटी कल्चर ऑफ दिस कंपनीज आर डिफरेंट. बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कल्चर एवरीथिंग flows down, and all your controls, all your assessments, all your everything becomes very different. So security is not about what you know. Security is more about how much do you know business, and what is the security culture in your organization. And from that, the security controls or the security posture is driven, and that is what we need to implement. हम उल्टा जाते हैं. But you rightly mentioned that this security is टॉप टू डाउन अप्रोच. बिल्कुल. जैसा लीडर जैसा सोचेगा वैसे ही होगा. उसके लिए अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. आप समझाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन इफ अ पर्सन इज सेइंग इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, देयर शुड बी सम रीजन एंड अ रैशनल,
And most of the people, I see a lot of professionals, young and also experienced guys, they says business नहीं समझता. बिजनेस को नहीं समझना है, हमको समझना है, हमको बिजनेस समझना है, बिजनेस को सिक्योरिटी नहीं समझना है. तब हम जब सिक्योरिटी की बातें करते बिजनेस नहीं समझता, उनको नहीं समझाना बिकॉज हम उनसे उस लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे. करेक्ट. जो वो समझते हैं एंड दे आर स्मार्ट पीपल, उन्होंने बिजनेस बनाया है तो दे आर नॉट डम पीपल. सो इफ वी मेक सेंस दे अंडरस्टैंड. They do not understand because we don't make sense. Absolutely. So either the company गलत है या आप गलत हो, दोनों सही नहीं हो सकते. Correct. I think you already covered this question, but still I wanted to ask sir कि what is the biggest difference how the security is approached in West and in other regions? I think it again drives from the culture. The culture and the value for life is very, very high. Human safety or a human value of life is high in Western countries. So everything flows from that. So if I am an executive of a company, the company is responsible for taking care of me. I should be given, the environment should be safe, security should be there. So because the value of life is high, my controls are driven. And that basically shapes the security culture. Correct. Of an organization. So Western companies, mainly if you will see, the security culture is of very high standard. And that is where you see a more, I'll say, security posture is more. It doesn't mean you have more guards or you have more technology. That is not the comparison. Correct. They take security seriously. Seriously, yes. And that is where your seat on the table at most of the places is there. Yeah. For those professionals. When you come to this part of the world, security's value for human life is lesser. I'm not saying not there, but comparatively lesser because of various reasons. The way we have so many people, the way we have grown, and this thing is there because ये नहीं होगा तो कोई और हो जाएगा. So we always have options. It's there. So that's why security is not the primary concern for organ. They may say it, but your policies and procedures will not fail. So I think it again boils down to security culture. And that's how the posture changes, and that's how you'll see a difference between West and here, which is very, very different. Agree. Can you share, sir, your story where you witnessed a major security challenge first and while traveling? I think so many places. I'm amazed at traveling to US and London and the saying, I feel very safe in India. Huh? Very, very safe. How come other way around? It's a wrong perception. Oh. If you go the kind of petty thefts, the kind of mugging, the kind of risks which are there. Acha. In those, if you go to maybe go to San Francisco, go to Dallas, go to New York in the night, they're saying they are risky places. Acha. They are not safe for anyone, not for that outsider, not safe for even people who are staying there. But if you travel in Mumbai in the middle of a night, I don't think so. I don't see any major risk. Or they are much safer. It's much safer. So the perception that West is safer and we are not, I think it's not the right perception. I was very recently in London. Okay. The only advice I got is that don't walk while talking on phone because a biker will come and snatch your phone. And I got from so many people. It has become don't wear what you said, gold chains or expensive watches or this thing. People will mug you. Wow. And it is very, very common, which we don't think. It's a normal perception is not like that. We think Mumbai is unsafe or it is not the case. I think our perceptions are not based on right data and right reality. It's very, very different. Very, very different. Because people have a more experience of India, so that's why they are supporting. I was in Dallas last year. My hotel actually opened up on the metro route on the thing. So the metro was 50 meters from the station was 50 meters from the hotel. 50 meters. Oh. I was advised don't take metro in the evening after sunset. Acha. Because only the homeless and these people uses the metro. It is risky. Very strange. Which metro you can't travel in India at 8 o'clock in the night? Every metro is safe. Until I think Delhi metro भी 11-12 बजे तक चलती है. मतलब मैं तो 7-8 बजे की बात कर रहा हूँ. मैं तो I'm not talking about 11 बजे. मिडिल ऑफ द नाइट की बात कर रहा हूँ. हाँ तो it's very safe. So I think perception is very different. I think reality is a very, very different thing. And the reason is because most of the advisories or most of the perception
is created by Westerners. It is not created by Indians, yeah. or people who are in this world. So it is always looked, if they sit in some place of the world and think Mumbai is unsafe because of certain incident happen. That is not the reality. Thanks for this insight, sir, and changing the perception of the people. Let's move over this next segment, which is regarding AI and Gen AI. Okay. I think you are the very right person because you know many things and you study these things. So we'll discuss about how do you see AI transforming the security landscape, both positively and negatively. First of all, perception ठीक करना चाहूँगा. जितना मैं AI के बारे में पढ़ता हूँ, मुझे लगता है I know nothing about that. Okay. Because the more you learn, the more you realize that so many things you don't know. Right. And it's such a vast thing. So it is not like a subject. AI is not a subject or a topic. It is the way we are going to live our life. It's a transformation. So, जैसे the revolution, human mankind में जैसे phases आए हैं, जैसे जब wheel invent हुआ था, it changed. It was a revolution. Correct. When electricity was invented, it was a revolution. When computers got invented, it was a revolution. The same thing is with AI. So AI is not a subject or a topic. It's a revolution. And it is going to not impact security industry. It is impacting the way we operate or think or behave. So it's a drastic change, right? Now in that we are in a journey. So we are in a journey. So a lot of platforms, applications, what we have currently are at a nascent stage because that's how it happens, and then they improvise and that thing. So, but the only difference between those revolutions which happened in the past and this, the speed of change is going to be drastically fast. So suddenly you will see in next 2 years, the entire way we think and behave and operate is going to change. So again, I'll take one step ahead that the business operations and philosophies are going to change. So security has to follow. So we cannot make security strategy based on AI and this thing. Absolutely. Because we don't know how business is going to change. Because chat GPT aa gaya, the entire model of how do you research changed. Yeah, absolutely. Correct. उसकी एक DeepSeek आ गया जिसने डेमोक्रेटाइज कर लिया. चैट जीपीटी को भी उस दिन चैट जीपीटी का मतलब हालत खराब हो गया. So the drastic changes are happening in this space. So I'll just say, if we are security professionals, don't do anything. Just observe how things are going. This is not the time to make 5-year plan because you don't know what will happen in 5 years. What will happen in next 6 months? You never know. Go quarter by quarter. That's my advice. Okay. So don't spend a lot on capital expenditure. Okay. Go more for OPEX models. Because एक बार आपने capital expenditure कर दिया करोड़ों का, आप change नहीं कर पाओगे. And आप या तो पीछे रह जाओगे या somebody is going to sack you कि you क्यों किया expense के आपको पता नहीं था, but किसी को पता नहीं होता है because things are changing so fast. So I think experiment with new technologies and AIs in our domain. And the good thing which is happening is, as security professionals, we are sitting on gold mine of data. Our access control data, our surveillance data, हमारे पास बहुत data है, बहुत सारा data है. Now can we digitize this data in the platforms now which are available and use this data to build up patterns using the, as you say, the chat GPTs and likes of the so many. I'm not chat GPTs just because but there are lots of other applications, of other applications which are there, and start driving security, which is data-driven security rather than perception-driven security. Because few years back, it was perception-driven because there was no data aggregation platform which we had. I'm not talking about VMSs or video management systems. Those are just part of the whole ecosystem. Right. I'm talking about the end-to-end, how the business process or a security process happens. Right. And can you have visibility to the entire process and build insights from that, because now you have capability to get that insights and then build up our processes, systems, our SOPs based on those insights. And that is how I feel the security will be able to leverage AI and Gen AI or whatever absolutely. Things much better. What are the biggest risks that AI and Gen AI
that poses for the business or security, whatever. So many of them. It's become, see, it has become easier for us to work. It has become easier for the adversary also to Absolutely. work. Because उनके पास भी ChatGPT, उनके पास भी बल्कि उनके लिए ज़्यादा इजी है. सब सेम होता है ना, मतलब नहीं, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम एक लिमिटेशन, मतलब हमने जो मेरे को जो काम चाहिए मैं कर लेता हूं, बट दे विल एक्सप्लोर, they can exploit they can exploit continuously. They can launch attacks many folds. Storage has not been a constraint, access is not a constraint, so many things have changed. So it always happens on both the sides. So there are anything which is good always have a bad, correct, which is there. Now it is always a cat and a mouse game. How do you control? Because we are being on a good side of it, we will always have a challenge to control these bad people. But the same thing, the number of scams which have increased, the deep fakes, all those things which are happening, and those digital arrest, digital arrest, and educated people. You can't say, and I feel all of us will go through that once in a life. Absolutely. Irrespective of your awareness of cybersecurity, anything, you will go through that. If you have not gone through that, it is just matter of time. So first, don't laugh at somebody who has gone through it. नहीं, मेरे साथ के कुछ फ्रेंड्स के साथ हुआ है. होगा ही होगा. They are not dumb people. No. It is just a matter of that fraction of that moment, situation, that something can go wrong, and it will happen with all of us. We have to have that kind of empathy towards that. Absolutely. And share stories and discuss these things so that it doesn't. Same mistakes other don't make. Absolutely. So, and this is going to happen. In once in a lifetime, everybody is going to face this. At least once. But do you think, sir, these regulations are keeping up with the AI advancement? See, regulations are always afterthought. Not in AI, everywhere. आप कभी भी regulations are triggered after a big incident. आप एनरॉन से देख के सब जगह देख लो, या कोई भी साबन्स ऑक्सली लॉ आया है, या ISO 27001, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी पॉलिसी, कोई भी रेगुलेशन हमेशा मेजर इंसिडेंट के बाद ही बनता है. एंड दैट इज हाउ पीपल, बिकॉज नोबडी वांट्स कंट्रोल. रेगुलेशंस आर बेसिकली कंट्रोल्स किसी को नहीं चाहिए होते. बट उसमें एक और चैलेंज है ना. चैलेंज ये है कि जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, वो इतने पेस पे हो रहा है कि आप अगर आज रेगुलेशन बनाते 6 महीने बाद इज इररिलेवेंट, तो वो भी फास्ट होगा. सी, दे ऑल्सो विल बिकम फास्टर. बट पता नहीं है ना कि नेक्स्ट 6 महीने में कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है. ठीक है, तो फिर से रेगुलेशन आएगा. तो वी डोंट नो दैट. सो वो कैट एंड माउस गेम तो हमेशा चलता, मतलब पहले से चलता रहा है, आज का नया नहीं है ये, व्हिच इज देयर. तो और ये होगा ही. वी कैन नॉट हैव रेगुलेशंस कमिंग बिफोर a technology adoption, because it is not viable to create regulations for something which has not been adopted. It has to be adopted. Like आज बोलते हैं हम electric vehicles, regulations नहीं है. आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में इफ एक्सीडेंट हो गया और फेटालिटी हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो छोड़ो सर, जो बिल्डिंग्स हमने डिजाइन की हैं, देयर आर नॉट कैपेबल टू हैंडल सच काइंड ऑफ. अगर फायर, मतलब आपकी बेसमेंट है, ठीक है, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो, बड़ा आपके 4000 एम्प्लॉय आ रहे हैं, उसमें से मेरे को 500 लोग भी अगर ईवी लेके आ रहे हैं और कुछ इंसिडेंट हो गया, वी डोंट हैव इक्विपमेंट्स टू हैंडल दैट थिंग. बिल्कुल. तो नहीं, लिथियम को कैसे आप, तो वही है. तो रेगुलेशंस हमेशा बाद में आएंगे. और एडॉप्शन कब होगा? जब कोई इंसिडेंट होगा. या इंटेंट सबका अच्छा होता है, रेगुलेटर काम करते हैं, लेकिन एडॉप्शन फटाफट हो जाता है जब मेजर इंसिडेंट. वो इज ऑलवेज द केस. नॉट हियर, ग्लोबली दिस इज हाउ regulations are adopted. Understood. But sir, if AI becomes more autonomous, what safeguards should business or government or security should put in place? I think it will evolve, because it is business to business. Like हम autonomous vehicles हैं, तो उसके अपने controls होंगे, उसके अपने systems आएंगे, उसके अपने frameworks आएंगे. If in security में बोलूँ, if guarding gets automated, why can't we have robots in the night? Why do you need human being? India में है because it's cheaper. But if you go to Western countries, robots are cheaper. And India is also not for beginner, ना सर. नहीं, वो अलग है. आप एक कंट्रोल लगाओ, कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे. वो टर्नस्टाइल लगाते हैं तो लोग खुद के जुगाड़ टेक्नोलॉजी को करें. तो अभी लेटेस्ट एक न्यूज में आया था थोड़े दिन पहले, एक छोटे से रोबोट ने 7 रोबोट को किडनैप कर लिया, मतलब उस पर रख दिया. हाउ विल यू फाइट दैट?
Correct. How will you fight those things? So there are a lot of I think we are living in a very very interesting era. बहुत सारी चीजों का solution हमारे पास नहीं है, and we'll figure out. And the way we have figured out in the past also, we'll figure out. So everybody is trying to figure out, but हमको ऐसा लग रहा है because हमारे पास इतने solution नहीं, because things are changing so fast. Yeah. So solutions will also come like that. So and we'll be able to. So regulation will come. Surely there will be, the privacy was an issue, उसका कुछ हुआ, something is there. Autonomous vehicles का हो रहा है, some regulations are there. Every field things are coming up. Everything, but yeah, adoption is different at different levels. So we are not seeing a complete picture, and the picture is changing very very fast. So इसलिए हमको लग रहा है कि ये बहुत ad hoc है, but ऐसा नहीं है. Correct. What is the biggest misconception people have about the security advisory firms? Okay. Great, I think बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि इस एडवाइस के लिए क्यों पैसा देना चाहिए. अच्छा, एडवाइस तो फ्री होना चाहिए. उसके लिए पैसा क्यों देना चाहिए. बट वो एडवाइस के लिए कितने साल मेहनत की है, कितना एक्सपीरियंस, वो नहीं समझते. वो बिकॉज मैथमेटिक्स तो उसके पीछे जाता है कि आज मैं किसी के साथ बैठ के अगर 4 घंटे अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ किसी का फ्रेमवर्क बनाने में, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व विद दैट. नाउ कॉस्ट कैन बी लुक्ड एज इन्वेस्टमेंट, cost can be looked at the future or whatever is there, but unless the ecosystem understands the value of this whole thing, because something is free, it is not valued. Yeah, right. So it's case with all of us. If it's not security advisory only, सबके साथ होता है. So it's a specialized field. आप वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसे देते हैं उसके लिए. तब आप नहीं बोलते कि आप नहीं, बिकॉज आपका चॉइस नहीं है. वो भी बोल सकते हैं कि अगर आपके घर में ही डॉक्टर है कोई, अरे यार इसको तो फोन करके पूछ लो इसको क्यों पैसा देना है. अगर दोस्त ही आपका डॉक्टर है तो आप उसको पैसा नहीं दोगे. बोलोगे कि ठीक है यार तेरे से तो खाली इतना बता दे. बट वही है कि वो जो प्रोफेशनलिज्म है वो अभी एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज हैव दैट प्रोफेशनलिज्म, बिकॉज दे हैव वैल्यूड द होल थिंग. एंड उनके एडवाइजरी फर्म्स में कॉम्पिटेंसी भी है. मैं दोनों साइड से बोलूंगा कि बिकॉज सी वेयर कॉम्पिटेंसी कम्स इन द फील्ड वेयर मनी इज देयर. आप देखेंगे जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं या ब्राइट कहाँ जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, IITs में जाते हैं, IIMs में जाते हैं. क्यों जाते हैं? बिकॉज एक ब्रांड होता है, वो जॉब करते हैं अच्छी कंपनीज में, वो करते हैं बिकॉज दे रियलाइज द पाथ वेयर द पाथ ऑफ लीस्ट रेस्ट एंड वेयर द मनी मेकिंग, where you make money, kind of a thing. So automatically expertise and competency builds by default. I'm not saying everybody is good, but over time it builds on that. So same way happens in security advisory kind of thing, because the entry barrier कोई नहीं है. Like other countries, we don't need a license for that. Yeah. There is no competency. Anybody can open an advisory. कौन बोल सकता है हमको सिक्योरिटी नहीं समझ में आता. आप तो मतलब आप जब लाइसेंस की बात कर रहे हो कहाँ पे, या इंडिया में? इंडिया में नहीं है. इंडिया में नहीं, बट वो ऑस्ट्रेलिया में करना है या दुबई में करना है, रियाद में करना है, मिडिल ईस्ट में कहीं करना है. यू नीड लाइसेंसेस फॉर सिक्योरिटी एडवाइजरी फर्म. Yes, for advisory. You need to establish your competency also for this. There are certain framework, there are certain things which you need to do. Licenses are not easy to be is there. So I'm not saying license होना चाहिए. License is not the. I'm just saying that is one of the controls. But what is the entry barrier today? Anybody can open it. How do you differentiate between a good and a bad? What different? The competency. So consistency, competency, authenticity, it comes to your reputation. आप डॉक्टर भी होते हैं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है खराब है? वर्ड ऑफ, हम बोलते हैं ना यार ये हुआ है हमारे एरिया में, कौन से अच्छे डॉक्टर हैं. वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सिक्योरिटी एडवाइजरी में वर्ड ऑफ माउथ, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी गुड. आई थिंक नोबडी सस्टेन्स और ग्रोज एंड स्केल्स इफ यू आर नॉट गुड. दैट इज गिवन. करेक्ट. कोई कंपनी खराब होके बड़ी नहीं हो सकती है. तो मतलब डाउन ही हो सकती है, या बड़ी होके खराब होके नीचे जा सकती है. ऊपर तो कोई नहीं जा सकता. सो the authenticity and this becomes very very important. So the branding, the brand, the trust, what you have to say. So advisory is about trust. अब हम जो डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं उनके पास जाते हैं. तो सेम डॉक्टर, I may not like it, you may love that doctor, I may not like that doctor. So advisory is also very very similar, because you are basically trusting a person to give you advice to do your job better. So I think that's one of the biggest misconception people have. Yes.
What is one challenge of running a security advisory business that people don't often talk about? It's a tough job. Everything is tough. I'm not saying this is a tough job, but because in Indian market, because people are not ready to pay, the cost pressures are so high in this industry, and everybody wants cheaper products, but costs are not coming down. So अगर आज मैंने कोई assessment किया है, suppose 5 लाख रुपए में, people expect the same assessment after 3 years to be done at 4 lakh rupees. Now assessment done by people, and you want those people only. Now I don't understand the mathematics कि अगर वो बंदा 3 साल पहले X सैलरी पे था, आज वो X+1 पे होगा, मतलब एटलीस्ट 1.3x पे 1.4x पे होगा. How? So basically you are saying the profit which I was making 3 years back, I should not make that profit. Okay. It doesn't make sense. It doesn't make sense at all. Now, but the pressures are so much that to survive and scale, sometimes you don't have a choice. Sometimes you have to let go of business. A lot of clients says this, why do you not business? I says it is not making business sense. They says, but your competition is doing it. It's okay with me. I can't help it. I can't help it. His business model might be different. His situation might be different. My business model, and I would have also taken that business in certain situation. Correct. But in current situation, it doesn't make business sense to it has nothing to do with whether you are a friend or you're not a friend, or it's not that I don't want to do business with you, but it is not viable. You're not viable because every time reducing price is not a viable thing, especially in consulting where the cost are of resources. There is no way the cost of resources can go down. It can only go up. Go up and up, yeah. So how on the mathematics, which mathematics says the cost of delivery or of services can go down? It cannot go down. It cannot go down. Agree, sir. What security risk do you think will dominate in the next 5 to 10 years? I think cyber will dominate because cyber penetration is so high. So all your deepfake, dark web, the scams, all those things, the attacks on companies, those things are going to dominate the mind share of the board and the senior leadership. Ransomwares which are happening on organizations, or the exploits which happens, I think those are the areas which is going to be much bigger compared to physical security risk. Because if I'm an adversary, why do I penetrate physically now, which I can do digitally? Yeah, absolutely. What is मेरा aim क्या है? कंपनी को उड़ाना या ब्लास्ट करना तो एम नहीं है. अगर मुझे लेवरेज चाहिए, अगर डेटा से मुझे लेवरेज मिलता है, तो मैं अब एक अपने रूम में कहीं गांव में बैठ के क्यों नहीं करूं? Why do I have to travel and they can disrupt the entire world in one? Absolutely, I can sit anywhere in the world and disrupt it. तो आप क्या लगता है सर, जैसे अभी I'm just sharing one example, जो अभी CrowdStrike का हुआ था, जो सारी फ्लाइट्स का इश्यूज हो गया. The more we adopt technology, ठीक है, तो क्या मतलब my question would be कि how much technology is too much technology kind of thing? There's nothing called too much technology. The approach has to change. So concept of security for us was prevent. हमें था कि prevention should be the most important thing. कि आने ही न दो आप perimeter से ही दूर रखो तो problem ही नहीं होगा. So the concept of security is prevention, detection, response, or reaction and response, वो जो पूरा model है. So I'll say आज से 10, 15, 20 साल पहले या couple of decades back, 80% of our cost used to go in prevention, right? Maybe 10-15% on detection, and response was 5%. Yeah. With the new adoption of technology, and technology are so integrated now because everything is integrated with everything, and that is where the value is coming. That is where you want the platforms to be integrated, your video management to be integrated with your access PSIM integrate होना चाहिए, threat intelligence के साथ, threat intelligence होना चाहिए आपके HRMS system के साथ. You want everything to be integrated. Correct. Because you are seeing a business value of that. But with every integration, you are creating a vulnerability. You are creating a cyber risk for exploitation. Exactly. So the concept of security in both in cyber and physical, which I'm seeing a change, is that there is, the way you're saying how much technology is enough, same way I'm saying how much controls are enough. There will not be enough controls at all. Correct. Because control के लिए एक ही loophole चाहिए. अब चाहे सब कुछ लगा दो, एक छोटा सा एक vulnerability और so
stop spending so much on prevention. You rejig your portfolio of security spend. Prevention का cost कम करिए आप. Increase your detection capabilities and increase your response capabilities. Because attack is going to happen. It is imminent. Correct. Whichever shape and form it is going to happen, it has happened to all of us, which is there. Whether to our people, to our systems, to our processes, to our location, it is going to happen in some shape or a form. So if you rebalance this portfolio of prevention, detection and response, I think you will have a better ROI on security spend. So that is what I feel needs to change. So focus more on response and detection, focus less on the prevention part of it. Thanks for that, sir. One more question regarding this thing. I know you already mentioned about this thing कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल को बिजनेस के बारे में समझे, बट अगर आपको कोई एडवाइस ना बिजनेस को देनी है सिक्योरिटी के लिए, व्हाट दैट एडवाइस विद फॉर द फ्यूचर वुड बी? The biggest advice is take security professionals seriously. Business people are underutilizing security professionals. Okay. Because they have very competent and very intelligent people in their organization. They are not using their skills. I think all the business decisions of expansions, growth, involve them in that. Of course, they have to come to that level, security professional to come to that level to understand that language. Business, yeah. But I think the professionals, security professionals who are able to transition, understand that language better, the businesses are able to depend a lot on the security professionals. Because ultimately, if you see at the top as a CEO or this thing, the biggest role apart from growth expansion is crisis management. Yeah. And when I say crisis management, is not about rainfall ho gaya ya fire ho gaya, flooding ho gaya. Correct. That is one part, one facet of crisis. It is about crisis can happen in various shapes and a form, and it can come from very unexpected quarters. You are expanding in a region. What is the demography of that? What kind of risks are coming from the local people? Reputational risks which are coming on, unexpected regulation change which happen, and there is a risk which comes from that. Policy changes, tariff changes. So many things are happening. So if security professionals become a trusted advisors to the board, I think that is going to be a game changer for this industry, and that is what we all should focus on and move towards, which is there. So from other side, if you see from a CEO and board side, they should use these people and give them more opportunity to show their talent and skills and competencies. It happens both the sides. It's not a one-way street kind of thing. But I think मेहनत security professional को ज़्यादा करना पड़ेगा compared to the उसको level पे पहुंचने के लिए understand करने के लिए. So I think it can be if we are able to become a more trusted advisors to our board and senior management, that is the actual role of a security professional is. Thanks for that, sir. I think we come to the end of this podcast, and with the one last question we'll wind up. बिल्कुल. What one book, podcast or resources you will recommend to someone interested in the cybersecurity? बहुत difficult question है. बहुत difficult इसलिए है कि there are so brilliant stuff available in the internet today. Correct. So there is no one answer to it. There are so many books. But you must be following something. I follow. I read. So again, as I say, it depends on what I want to. What is the thought process? What I'm thinking of. I follow a lot of people. I follow a lot of podcasts. I follow. It depends. So there's no one particular thing. I'll come to the. If you're looking for name, I'll come for that. Books भी बहुत सारी हैं. Depends on what is your mood, what is your situation, what is your. This is there. अभी recently मैंने एक book पढ़ी थी No Rules. Okay. This is by the founder of Netflix. अच्छा. It's an amazing book. The reason is again मैंने एक दूसरे podcast में बताया था इसके बारे में. He has created Netflix. हमारा एक perception होता है कि when company is small, you don't need processes या ad hoc चलता है. As the company becomes bigger, you need systems and processes. Correct. He's saying systems and processes which is not adding value is a burden. If you hire right people, if you have right roles, if you are having alignment is a very right people and right alignment in the team. You don't need processes. You can go do away with a lot of processes. क्यों होना चाहिए कि मेरा ये मैं 3000 के रूम में रह सकता हूँ और ये 5000 के रूम में रह सकता हूँ? क्यों होना चाहिए? Is there? If I
think about a company well. If I am well wisher of a company, I will decide. I will not, if I am not exploiting the company, let me decide what is good and what is bad of a company. If I am thinking on good for the company, I may on a long run save more for the company. I'm not saying you should not stay in a good hotel of 15,000 or this thing. That's not the thing. But if there is a right alignment, you don't need these systems and processes. Correct. So big companies can also adopt that. So which creates a lot of bureaucracy and this thing. And he has told in businesses also what all things can be done. I really like that. That's a fantastic thing, and we are able to adopt that. I think it can remove a lot of unnecessary hassles for us. So nobody likes controls, and nobody likes to fill up multiple forms and correct, for no rhyme or absolutely. reason. And then you give the justification for that. Justification of मेरे अगर आपने बोला कि मेरे पास 20 PL है, let me decide मुझे कब लेनी है. Why should I give a justification कि मुझे अगर आपने बोला है मेरे पास 20 छुट्टी होनी चाहिए ना, तो ठीक है, let me, it will be, if I am mature enough कि ये टाइम पे मुझे छुट्टी नहीं लेना चाहिए, then I'll not take it. Then you are having a wrong person. If a person takes leave when the most important launch is happening, or global CEO is coming and CSO says मुझे छुट्टी लेना है, then you are a wrong person in the thing. So you can have big companies with less processes also. So that is what we call no rules. It's a fantastic book. I'll recommend a lot of our friends to read that book. And there are so many of resources. I think I could go on and on this, but there's no end to the. But I think that is a great advice. So this is the end of the podcast, sir. Thank you very much for your valuable time. I should be saying that. Thank you. आपने बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ी कर दी, which I had also forgotten. I think thanks a lot for taking me through my journey. I think. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.